I'm Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of class 9th chapter गति. ओके तो आज हम क्या करेंगे, चैप्टर गति का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे. ओके तो हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है. विस्थापन आपने किया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, सबसे कम डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में, जिसके अंदर हम उसका स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट ही देखते हैं. ओके जहाँ तो हम उसका फाइनल पॉइंट देखते हैं जहाँ स्टार्टिंग में. जैसे मान लो आप घर से स्कूल गए हो. ओके तो घर से स्कूल गए हो तो आपकी दूरी और आपका विस्थापन सेम है. बट अगर आप घर से स्कूल जाकर वापस घर पे आ जाते हो तो आपका विस्थापन 0 हो जाएगा और दूरी आपकी स्कूल जाने की दूरी के डबल हो जाएगी. ओके हाँ जी. नेक्स्ट है एक समान और असमान गति. माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है. माना पहले 1 घंटे में यह 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर तथा चौथे घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है. इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है. देखो टाइम भी सेम लग रही है. पहले घंटे में 50, दूसरे घंटे बिल्कुल मतलब हर एक समय अंतराल के अंदर समान दूरी तय करी है. तो इसी की गति को एक समान गति कहते हैं. इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा या बड़ा हो सकता है. हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है. उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में व्यायाम कर रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के उदाहरण. तो वो कम ज़्यादा करेंगे. कभी भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो हमें गाड़ी धीरे भी करनी पड़ेगी, कभी भीड़ कम हो जाएगी तो हम तेज भी करेंगे. तो इस तरीके से उनकी अलग अलग दूरी आएगी. तो जो दूरी गति है वो दो तरह की, एक समान गति है और एक असमान गति है. ओके तो ये दो गतियां आपको पता चलेगी. ये देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाएगा. उदाहरण ये देखो, समय 9:30 बजे 9:30 पर एक वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में 10 मीटर, वस्तु बी के द्वारा 12 मीटर. 9:45 पे फिर दे रखी है 10 बजे. ओके तो अलग अलग दूरियां दे रखी हैं. इसके अंदर आपने फाइंड आउट करना है कि कितनी वो एक समान गति से जा रहे हैं या नहीं जा रहे. नेक्स्ट है गति के दर की मापन. गति के दर अब आपने मापना है. देखो चित्र 8.2 में दी गई स्थिति को देखिए. चित्र 8.2 ए में जो दी गेंद की गति 143 किलोमीटर पर है तो इसका क्या अर्थ है. ओके तो इसका अर्थ क्या है कि 143 किलोमीटर पर आ रहा है. चित्र 8.2 में दिए गए साइन बोर्ड में क्या समझते हैं कि जो गाड़ी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगी और जो ट्रक है वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगा. तो इसका क्या अर्थ क्या है तो वो हमने देखना है. किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी. इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमे चलती हैं. वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है. अलग अलग वस्तुएं समान दर से गति कर सकती हैं. वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से हम उस वस्तु की गति की दर प्राप्त करते हैं. इस राशि को चाल कहा जाता है. ओके तो यहाँ पे हम स्पीड की बात करते हैं. हमको पता है स्पीड क्या होती है, तय की गई दूरी कितने समय में वो दूरी तय की जाती है. ओके तो अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो स्पीड लिखते हो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. ओके तो दूरी पर यूनिट समय. ओके तो ये आपका आ जाएगा चाल. चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है. मीटर पर सेकंड चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. चाल का अन्य मात्रक भी होता है जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर. वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल अपने परिमाण की आवश्यकता होती है. यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो. अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होगी. इसलिए हम उनकी वस्तुओं की गति को दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं. वस्तु की औसत चाल कैसे निकलती है, तय की गई कुल दूरी y में तय किया गया कुल समय.
ओके, तो इससे आपकी औसत चाल पता चल जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ओके, यदि एक वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी? आपको पता है v इज इक्वल टू एस बाय में टी हो जाएगी। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझे। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर होगी। कार पूरे समय में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से नहीं चली होगी, कुछ समय या इससे अधिक भी, तो कुछ समय इससे कम चाल से भी चली होगी। तो आपने क्या कर दिया, एक एवरेज निकाल दिया। तो उदाहरण दे रखा है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में करती है तथा पुण्य 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में करती है, तो उससे चाल 16 और 16 को 32 पर नीचे 4 + 2 को शेप, तो 32 को 6 से आपने डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ओके, 32 को 6 से 5.33 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने हैं, दिशा के साथ चाल। ओके, नेक्स्ट है, किसी वस्तु की गति की दर और अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसको वेग कहा जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी की बात आ गई, पहले हमने चाल की, स्पीड की है। ओके, अगर हमें चाल के साथ साथ दिशा भी पता हो, ओके, चाल भी पता है, स्पीड भी पता है, बट स्पीड की डायरेक्शन भी पता चल गई हमें, तो उसको वेग कहते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल की को वेग कहा जाता है। मतलब चाल भी हो रही है बट एक निश्चित दिशा में हो रही है तो उसको वेग कहते हैं। अतः एक निश्चित दिशा, किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, या वस्तु की चाल गति की दिशा तथा दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। ओके, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, ओके, तो हम उसकी गति के दर के परिणाम को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। उन्होंने बोला है कि हम औसत वेग भी प्राप्त कर सकते हैं, और औसत वेग जो औसत चाल के बराबर ही आएगा, बट उसकी जो डायरेक्शन है हमें वो देखनी पड़ेगी कि दिशा किस तरफ है। यदि वस्तु का वेग समान रूप में परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को अंकगणितीय माध्यम के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। देखो, प्रारंभिक वेग हो गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी, और बाद में फाइनल वेलोसिटी होगी, बाय में 2 आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप औसत वेग फाइंड आउट कर सकते हो, u + v, बाय में 2 आ जाएगा। इसका जो मात्रक रहेगा वो समान ही रहेगा, दोनों का मीटर पर सेकंड ही रहेगा। ओके, तो आज हमने इतना ही डिस्कशन करना है। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।